Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social study, and also in our previous videos, we learned about our chapter 1. Dear students, पिछले वीडियोस के अंदर हम चैप्टर 1 को पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम क्लियर कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। रिसेंटली जो प्रीवियस वीडियो अपना बना था वो था लिटरेसी सोर्सेज के ऊपर। हिस्टोरियन के बारे में हमने सोर्सेज देखे थे जिनमें लिटरेसी सोर्सेज था, और लिटरेसी सोर्सेज के अंदर हमने देखा लिटरेसी सोर्सेज को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि एक लिटरेसी सोर्स वो हैं जो इंडियन जो थे ट्रेवल्स उनके द्वारा, और जो दूसरे लिटरेसी सोर्सेज वो थे जो बाहर के जो विजिटर्स इंडिया में आए थे उनके द्वारा जो लिखे गए सोर्सेज थे उनमें। तो आज हम इस वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। लिटरेसी सोर्सेज के अंदर हमने दोनों पोर्शन पढ़े थे, इंडियन जो थे हिस्टोरियन उनके बारे में भी, और जो फॉरेनर जो थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा। आज का अपना जो ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है वो है कैलियोग्राफी से स्टार्ट। कैलियोग्राफी हैंड राइटिंग की बात की जा रही है, सुलेख की बात की जा रही है। मोस्ट ऑफ आजकल स्कूलों में भी हम इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। क्या है ये कैलियोग्राफी, देखते हैं। Calligraphy refers to a kind of stylized writing, and it is a form of decoration which is used even in the monuments। क्या कहा है ये कि हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग का ये एक प्रकार मान सकते हैं जिसके अंदर लोग लेखक उस समय लिखते थे, और इसको स्पेशली किसमें डेकोरेशन के रूप में काम में लेते थे, और इसकी डेकोरेशन के साथ में कई जो मॉन्यूमेंट्स जो स्मारक थे उनके ऊपर भी इस कैलिग्राफी राइटिंग के साथ में डेकोरेशन की गई। मैनी ऑफ द पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर इलस्ट्रेटेड इन ए ब्यूटीफुल मैनर एंड दे यूज्ड फ्लोरल एंड जियोमेट्रिक शेप एलोंग विथ कैलिग्राफी। क्या कहा गया इसके अंदर कि जो बहुत सारे पर्शियन जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो पांडुलिपि मान सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट मान सकते हैं, उनको इलस्ट्रेट किया गया, उनको चित्रित किया गया, उनको सजाया गया, बनाया गया इन ए ब्यूटीफुल मैनर। दे यूज्ड फ्लोर, और उनके अंदर फूलों को भी काम में लिया गया, और फूलों के साथ साथ में जियोमेट्रिक जो शेप है उसको भी उसमें काम में लिया गया। ह्यूमन फिगर्स वर नॉट यूज्ड, जिसके अंदर जो एक तरह से मान सकते हैं इंसानी जो आकृतियां हैं या जो मानव आकृतियां हैं उनको काम में नहीं लिया गया। तो ये हमारी कैलियोग्राफी थी। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, कुछ कैलियोग्राफी की पिक्चराइजेशन भी की गई है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन की हम बात करते हैं, अनुवाद की हम बात करते हैं। वर्क ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो काम था, ये हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ, फिलोसफी है, ऐतिहासिक जो दर्शन है उनकी बात करते हैं, ऐतिहासिक जो धर्म है उनकी हम बात करते हैं। वेल ट्रांसलेटेड, इनको ट्रांसलेट किया गया, इनको अनुवाद किया गया। फॉर एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया इसने, बबुराना वॉज ओरिजिनली रिटन इन तुर्की। बबुराना जो ओरिजिनली है किसमें, तुर्की में लिखा गया। वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, और बाद में उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। स्कैर्ड बुक ऑफ, स्कैर्ड का मीन्स क्या होता है, पवित्र। स्कैर्ड बुक ऑफ हिंदू रिजन, हिंदू धर्म की जो पवित्र बुक है जिसके अंदर भगवत गीता और उपनिषद को शामिल किया गया, इनको भी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया। तो ये ट्रांसलेशन वाला पॉइंट था जिसके अंदर बुक्स को ट्रांसलेट किया गया दूसरी भाषाओं में। रिलीजियस जो लिटरेचर जो थे, धार्मिक जो हमारे साहित्य हैं उनकी हम बात करते हैं। द मेडाइवल पीरियड वॉज द पीरियड ऑफ भक्ति एंड सूफीज़म। जो मध्यकालीन जो समय था वो धार्मिक जो भक्ति और धार्मिक जो सूफी संत महात्मा थे उनका समय था। दे रॉट मैनी पीसेज ऑफ पोइट्री, उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएँ लिखी हैं, विच रिफ्लेक्टेड द टाइम, जो उस समय को प्रदर्शित करती है, उस समय को दिखाती है, इंडिकेट करती है। व्हेन दे लिव्ड, जिस समय वो रहते थे, जिस समय के बारे में बात की जा रही है उस समय की कविताएं उन्होंने लिखी है। महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन इंडियन रीजनल लैंग्वेज, और महाभारत और जो रामायण है वो भारतीय जो रीजनल लैंग्वेज है, स्थानीय लैंग्वेज मान सकते हैं, धार्मिक लैंग्वेज संस्कृत को मान सकते हैं, उसके अंदर वो लिखी गई है। रीजनल लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, स्थानीय जो लोकल जो भाषाएं थी उनकी बात की जा रही है। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली, इसने क्या कहा, जो स्थानीय जो भाषाएं थी उनका भी विकास, उनका भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष बात की जाए, रिलीजियस लिटरेचर कैन बी फाउंड इन मैनी, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये साहित्य, ये लेख मिलते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं देखते हैं।
जिनके अंदर हिंदी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, आसामीज, कश्मीरी, पंजाबी, ये सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनके अंदर हमें उस समय की रीजनल लैंग्वेजेस या उस समय के लेख मिलते हैं। These works provide a detailed description about the life and feeling of common people at the time। उस समय के लोगों की या उस समय के लोगों की जो लाइफ थी, उस समय के लोगों की जो भावनाएं थी, वो हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में या इनके द्वारा जो काम किया गया वो इन भाषाओं के अंदर हमें डिटेल में देखने को या पढ़ने को मिलता है। आर्चुअल रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है। आर्चुअल रिकॉर्ड्स को हम हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं अभिलेख। पार्ट ऑफ अबाउट द मेंशन लिटरेसी सोर्सेज, जितने भी लिटरेसी सोर्सेज हम पढ़ते आ रहे हैं, कैलियोग्राफी की बात मान लें, रीजनल लैंग्वेज की बात मान लें, ट्रेडिशन की बात मान लें, तो उनके अंदर बात की जा रही है कि उनमें लिटरेसी सोर्सेज के अंदर वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड, अलग अलग तरह के सरकारी रिकॉर्ड थे। आर्चुअल एविडेंस और अभिलेख के अंदर जो सबूत मिले एसोसिएटेड विद द वेरियस डायनेस्टी, अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग वंश के, कौन सा मिले, मेडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के, ऑल्सो आर प्रेजेंट, मतलब मध्यकालीन भारत के अलग अलग साम्राज्य के अलग अलग जो एविडेंस मिले सरकारी खजाने के बारे में, सरकारी रिकॉर्ड्स के बारे में, वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होते हैं, अभिलेखों में। जो खुदाई मिले अभिलेख है, उन अभिलेखों की रिकॉर्ड के अंदर, दस्तावेज में वो इंक्लूड होते हैं। दीज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मेनली इंक्लूड, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर या इन जो दस्तावेजों में क्या थी, रॉयल ट्रीटीज, शाही जो संधियाँ हुई थी, समझौते हुए थे वो थे, एग्रीमेंट्स थे इनके अंदर, ऑर्डर बिटवीन द वेरियस किंगडम, अलग अलग राजाओं साम्राज्यों के बीच में जो ऑर्डर्स हुए उनके बारे में डिटेल्स थी, रेवेन्यू, कर्ज के बारे में, कर के बारे में इनके अंदर रिकॉर्ड्स थे, कोर्ट रिकॉर्ड जो उनके दरबार में होने वाली जो सभाएँ थी उनके रिकॉर्ड्स उसमें थे। क्या है, दीज एविडेंसेस प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ कॉन्टेम्परेरी। क्या कहा इसने कि ये जो एविडेंस है, ये एविडेंस हमें क्या करते हैं, ये चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी कैसी थी, प्रोसीजर ऑफ कॉन्टेम्परेरी मतलब उस समय की जो परंपराएं थी या किस तरह से वो लोग एक दूसरे की जो प्रक्रियाएं थी, एक्टिविटीज़ थी, उनके बारे में डिटेल के अंदर हम इस एविडेंस से पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का पुनर्निर्माण करने के लिए, हिस्ट्री को और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल से समझने के लिए हमें ये एविडेंस ज़रूरत होती है, इनकी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ओरल ट्रेडिशन, मुख्य जुबानी या मौखिक जो कथाएं उनकी हम बात करते हैं। प्रोवर्ब्स, कहावतों की बात की जा रही है। लीजेंड्स जो किंवदंती हैं जिसकी बात करनी है उनको। मैथोडोलॉजी की बात की जा रही है। मैथोडोलॉजी का मतलब होता है जो हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं उनकी बात। रैम्स जो हमारे छंद या जिनको हम कविता कह सकते हैं। इंक्लूड्स इन ऑरल ट्रेडिशन, जो हमारे ऑरल या वर्बल के अंदर इंक्लूड थी, उनको हम बोल करके गा करके एक दूसरे को सुनाते थे। दीज ऑल्सो proves to be a significant source of information for the historian। और ये भी एक सोर्स हैं कि लोग एक दूसरे से मुखजबानी एक दूसरे से ये सारी चीज़ें शेयर करते थे, और वो भी हमारे पास में हिस्ट्री का सोर्स है या हिस्ट्री को जानने का एक सोर्स रहा। हाउएवर सच सोर्सेज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी रिलायबल एंड ऑथेंटिक। जबकि इन सोर्स को, मतलब जो मुखजबानी जो सोर्स थे, इनको रिलायबल मतलब एक तरह से भरोसेमंद या विश्वसनीय या ऑथेंटिक, जिसको हम बोल सकते हैं प्रमाणीकृत, नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? बिकॉज दीज ऑरल स्टोरी फेबल्स। देखो मैंने अंडरलाइन बहुत सारे वर्ड्स कर रखे और इनका मीन्स भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फेबल्स का मतलब यहाँ होता है दंत कथाएं, मतलब लोगों के मुंह से सुनी जाने वाली अलग अलग कहानियाँ। और स्ट्रोजी आर सब्जेक्ट टू चेंज वाइल बीइंग नेटेड बाय डिफरेंट पीपल एट द टाइम। समय समय अनुसार अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग तरह की कहानियाँ, तो इनको विश्वसनीय, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय या ऑथेंटिक प्रमाणीकृत नहीं माना गया, क्योंकि हर तरह के लोग हर तरह की बातें करते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट। तो वही चीज़ें यहाँ थी कि अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती थी। वी हैव मैनी स्टोरीज अबाउट राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की हमने भी अलग अलग कहानियाँ सुन रखी है, मीराबाई की सुन रखी है, कबीर एंड मैनी मोर विच रिफ्लेक्टेड द लाइन ऑफ थॉट दैट ऑफ पीरियड, जो उस समय की विचारधारा के बारे में या उस समय की जो थॉट्स के बारे में हमें बताती हैं। अपना जो टॉपिक है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजी रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की एक डेफिनेशन से यहाँ दे रखी है। क्या डेफिनेशन दे रखी है, क्या समझा रखा है इसने
कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो पुरातात्विक जो स्रोत है हमारे पास में वो एक्चुअल में है क्या। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मीन्स क्या है कि पिछले मतलब लाइफ स्टाइल के अंदर प्रीवियस जो पास्ट ह्यूमन लाइफ थी, पास्ट ह्यूमन लाइफ के बारे में उसके द्वारा किए गई जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में जो हमें एविडेंस मिलते हैं, उन एविडेंस का साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करना, साइंटिफिक तरीके से उनको अध्ययन करना, ये सारा का सारा इंक्लूड किस में होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। दीज इंक्लूड्स ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ हमने ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स है, मतलब इंसानों के द्वारा, मानव के द्वारा बनाई गई जितनी भी कलाकृतियाँ थी, फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, जब वो पत्थर के औजार बनाता था तब से लेकर के, टू मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट आर बर्ड एंड थ्रोन अवे इन द प्रेजेंट, पत्थर के औजार बनाता था तब से लेकर के आज तक उसने क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इन्वेंट की है, कौन कौन सी चीज़ें उसने बनाई हैं, जिनमें से बहुत सारी चीज़ों को उसने दफन कर दिया, बर्ड का मतलब दफन कर दिया, थ्रोन अवे उनको काम में लेकर के फेंक भी दिया, थ्रोन अवे का मतलब फेंक दिया, वो सारी चीज़ें, जैसे एवरीथिंग मेड बाय ह्यूमन बींग्स, हर एक चीज़ इंसान के द्वारा, वो हर एक चीज़ इंसान के द्वारा बनाई गई, फ्रॉम सिंपल टूल्स, एक साधारण सी सरल सी मशीन से, सरल से औजार से लेकर के, टू कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जटिल जो मशीनें भी उसके द्वारा बनाई गई, फ्रॉम द अर्लीस्ट हाउस, जो पहले के घर बनाए गए उस समय से लेकर के घर, टेम्पल मंदिर बनाए गए, टॉम्ब मकबरे बनाए गए, एंड प्लेस कैथेड्रल, कैथेड्रल का मतलब होता है गिरजाघर की जो छतें होती है, गिरजाघर की जो टॉम्ब नुमा उनकी बात करते हैं वो मानी, पिरामिड्स बनाए गए, दीज इंक्लूड्स कॉइन, और साथ ही साथ के अंदर सिक्के, उस समय के हथियार, उस समय के बर्तन, उस समय के टेराकोटा, टेराकोटा मतलब होता है चिकनी मिट्टी, लेकिन मजबूत चिकनी मिट्टी, जो पक्की मिट्टी होती है उसके बने गए खिलौने, बीड्स, फिर ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें आर्कियोलॉजिकल मिलती है, खुदाई के अंदर मिलती है, ये हमें उस समय की ह्यूमन लाइफ के बारे में बताती हैं। आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर ए प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से पहले के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एंशिएंट एंड एक्सटेंट कल्चर, और वो कल्चर जो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जो आज प्रेजेंट टाइम में देखने को नहीं मिलता, वो कल्चर भी हमें इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से एक बार फिर से मेमोराइज या स्मरण होने लगता है। फिर हम बात करते हैं मोनूमेंट्स की। मोनूमेंट्स का मतलब स्मारकों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें कौन कौन से स्मारक हैं। स्मारकों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ओल्ड टेम्पल्स, प्लेसेस, फोर्ट मतलब पुराने जो मंदिर हैं, महल हैं, किले हैं, क्लॉक टावर जो घड़ी नुमा जो टावर बनते थे ऊंचाई वाले वो टावर्स हैं, मस्जिदें हैं, एंड टॉम स्टोन, उन मकबरों पर लगा जो पत्थर है, वो मकबरों पर लगा पत्थर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कब्र या किसी भी मकबरे के ऊपर लगाने वाला जो पत्थर होता है उस पत्थर की बात की जा रही है जिसके ऊपर उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे यहाँ डिस्क्राइब भी कर रखा है, लार्ज फ्लैट इंस्क्राइब्ड स्टोन स्टैंडिंग और लेड ऑन द ग्रेव, मतलब कब्र के ऊपर लगाया गया वो पत्थर जिसके ऊपर उस कब्र वाले के बारे में लिखा जाता है। आर इंक्लूडेड इन मोन्यूमेंट्स, ये सारे के सारे स्मारकों में शामिल होते थे क्योंकि उसके बारे में भी डिटेल्स उनकी हिस्ट्री वो हमें पता चलती थी। मोन्यूमेंट्स टेल अस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ दोज, उस समय की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थी, उस समय की जो हमें स्टाइल, लिपि या एक तरह से मान सकते हैं जो इमारत बनाने की, मोन्यूमेंट्स बनाने की, टॉम्ब बनाने की जो स्टाइल थी वो हमें पता चलती है। दोज हु बिल्ड दीज स्ट्रक्चर, जो उस समय की इमारतों में, उस समय के स्ट्रक्चर में, उस समय की जो भवन थे उनके अंदर देखने को मिलती हैं। उस समय के बने जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स थे उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है। ताजमहल आज भी वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड के जो 7 जो है ना उनके अंदर इनको शामिल किया जाता है। फिर रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, महाबलेश्वर टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, खजुराहो ग्रुप का जो मोन्यूमेंट्स है, खजुराहो की जो ग्रुप था उसकी जो इमारत बनी हुई वो स्मारक, सांची स्तूप, चार मीनार आर द सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल मोमेंट्स, ये महत्वपूर्ण स्मारकों के अंदर इनको शामिल किया गया। दीज बिल्डिंग्स टेल अस ए lot of the art, architecture, social, economic life of the period in which they were constructed, कि ये सारी की सारी इमारतें, ये सारे के सारे भवन, ये स्मारक, ये इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये सारे के सारे राजमहल हमें उस समय की
लाइफ स्टाइल के बारे में, उस समय के आर्किटेक्चर स्थापत्य कला के बारे में, उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में, उस समय के आर्थिक लाइफ के बारे में, आर्थिक जो इकोनॉमिक जो जीवन था, इकोनॉमिक जो लाइफ थी, आर्थिक जीवन जो था, उसके बारे में हमें बताते हैं जब ये इमारतें उस समय बनी गई थी। कैसे और क्या बताते हैं, देखते हैं। मटेरियल यूज्ड इन दियर कंस्ट्रक्शन, कौन सा सामान इनको बनाने में काम में लिया गया। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, किस समय या उस समय किस तरीके से ये लोग सामान को लेकर के आए, इतने बड़े बड़े पत्थरों को इन्होंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, कैसे उनको तैयार किया, कितना खूबसूरत और ताजमहल बनाया गया, संगमरमर की उन्होंने किस तरह से पॉलिशिंग की, किस तरीके से उन पत्थरों को उन्होंने लगाया। कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल को किस तरह से लेकर के आए। स्टोन्स ऑल टेल अस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ कॉन्टेम्परेरी पीपुल, की उस समय के लोगों की जो गतिविधियां हैं, उस समय के लोगों ने जिस तरीके से जो काम किया, जो स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण जो नमूना मान सकते हैं। ये स्थापत्य कला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे सामने है। ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, ये सारी की सारी बिल्डिंगें, भवन, इमारत, ये हमें उस समय की जो जीवन शैली थी उसके बारे में हमें बताते हैं। तो यहाँ आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, कैलियोग्राफी जो रिटन जो स्किल थी उससे लेकर के हम ट्रांसलेशन तक चले गए। फिर रिलीजियस लैंग्वेज और लिटरेचर को साथ साथ में पढ़ते हुए हम आर्कियोलॉजिकल जो आर्चिवल जो रिकॉर्ड्स थे उनको पढ़ने के बाद में हमें पता चला कि अब उसके बाद में जो मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे उनकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद में आज की इस वीडियो में हमें ये पता चला कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, लिटरेसी सोर्सेज जो हैं, वो हमें इतिहास की और भी जानकारी बताते हैं। इनके अध्ययन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेसी सोर्सेज, मॉन्यूमेंट्स, इनके अध्ययन से हमें वापस से एक बार हिस्ट्री को समझने में और उसको रिक्रिएट करने में, रीजनरेट करने में मदद मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसमें समझाएगी सारी बातें समझ जाएंगे। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट, क्यूरीज हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।